जिसको तुम शरीर कहते हो वो सिर्फ पदार्थ है। ये जो मक्खियाँ हैं ना, ये पदार्थ है, मटीरियल। जो ही मटीरियल आई एम के संपर्क में आता है वो अपने आप को जिंदा समझने लगता है। उसमें भी संपर्क के कारण आई एम की भावना आ जाती है। समझ रहे हो? जैसे कि तुम आग के पास जाओ, बहुत पास, और कोई तुम्हारे चेहरे को देखे और उसको लगे कि तुम्हारा चेहरा ही जल रहा है। रात में कभी आग के पास जाना और कोई तुम्हारा चेहरा देखे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे चेहरे में ही आग हो। बिल्कुल लाल पीला भभकता सा तुम्हारा चेहरा हो जाएगा। ठीक उसी, जबकि आग है अलग, तुम सिर्फ उसके नज़दीक गए हो। ठीक उसी तरीके से पदार्थ जब आई एम के करीब जाता है, अहम वृत्ति के करीब जाता है, तो अहम वृत्ति पदार्थ में भी आ जाती है। जिसे तुम मैं कहते हो वो मात्र पदार्थ है जो उस वृत्ति के संपर्क के कारण अपने आप को जीवित समझने लगा है। ये जो चलता फिरता ढांचा है, जिसे तुम शरीर कहते हो, ये जिंदा नहीं है। और तुम बार बार इसी की मौत की बात कर रहे हो कि 70 साल का होके क्या होगा, मरेगा तो क्या होगा। ये जिंदा है ही नहीं, ये सिर्फ अहम वृत्ति के संपर्क में है, इस कारण जिंदा जैसा लगता है। और चूँकि पदार्थ है तो पदार्थ की अपनी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर पदार्थ की। ये जो पदार्थ है जिसे तुम शरीर कहते हो, इसकी विशेषता ये है कि ये 70, 80, 100 साल चल के फिर अपना रूप बदल देता है। उसको तुम मौत बोलने लगते हो। वो मौत नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि 3 दिन बाद दूध फट जाए। ये दूध की पदार्थगत विशिष्टता है। उसको तुम दूध की मौत बोलोगे क्या? दूध फट गया, तुम कहोगे कि दूध मर गया? इसी तरीके से तुम्हारा शरीर भी करीब 60, 70, 80 साल चल के गिर जाता है। उसे मौत जैसा कुछ नहीं है, वो कभी जिंदा था ही नहीं। शरीर कभी जिंदा नहीं था, पदार्थ था जो अहम वृत्ति के संपर्क में आकर के जीवित जैसा लगने लगा था। मक्खी थी जो गुड़ के पास आकर के खुद भी मीठी मीठी सी होने लगी थी। तो मौत की बात ही भ्रामक है। मौत यदि है तो प्रतिपल है और अन्यथा है नहीं। तो फिर जीवित होना क्या है? कुछ भी नहीं। जीवित होना यानी जीव भाव रखना। जीव भाव रखना ही आमतौर पे जीवित होना कहा जाता है। ये तो पदार्थ भाव हुआ। हाँ, जीव भाव पदार्थ भाव ही है। वास्तव में जीवित होना हुआ अहम वृत्ति के खेल के पार चले जाना। वहाँ पर अमर जीवन है। वहाँ पर वो वाला फिर जीवन नहीं है जो पदार्थ पे निर्भर करता हो। वहाँ वो जीवन नहीं है जो 70 साल में ख़त्म हो जाएगा, या जिसको कोई आकर के गोली या चाकू मार दे तो मर जाएगा। पदार्थ की तो प्रॉपर्टी है ना कि उसमें से खून ज़्यादा निकल गया तो गिर जाएगा। तो जहाँ भी पदार्थ है वहाँ पदार्थ का अंत भी है। पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो मरेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो मरोगे। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। पदार्थ की तो सीमा होगी ही होगी। इसी को हम जीवन बोलने लग जाते हैं। ये जीवन नहीं है, ये मात्र जीव भाव है। जीवित होना हुआ वहाँ पहुँच जाना जहाँ पर जीवन पदार्थ से संयुक्त नहीं है, न पदार्थ पे निर्भर है। तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं
मेरा शरीर जिंदा है, तब तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा शरीर जिंदा है। तब तुम्हें वास्तविक जीवन मिलता है और उस जीवन की कोई मौत नहीं होती, वो फिर अमरता है। जब तक शरीर को महत्व देते रहोगे, शरीर को जिंदा समझते रहोगे, तब तक सिर्फ मौत की तरफ बढ़ते रहोगे। अपने आप को जब भी देखो तो पदार्थ की तरह देखो, बिल्कुल मटीरियल। ये एक मटीरियल है जो चल फिर रहा है। क्यों चल फिर रहा है? क्योंकि अहम के संपर्क में है। और कैसे चल फिर रहा है? जैसी इसकी प्रॉपर्टीज है। समझना दोनों बातें। क्यों चल फिर रहा है और कैसे चल फिर रहा है? जैसे इसकी संरचना, जैसे इसके गुण। क्योंकि पदार्थ है, इसीलिए अपने गुणों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार समय में इसका परिवर्तन और अंततः लोप हो जाना है। हर पदार्थ समय में लगातार बदल रहा है। तुम्हारा शरीर भी चूंकि पदार्थ है, इसीलिए समय में लगातार बदल रहा है। हर पदार्थ परिवर्तित होने के साथ साथ लुप्त भी हो रहा है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा शरीर भी लुप्त होने की यात्रा पे है। और अपने गुण के अनुसार, अपनी उपाधि के अनुसार वो अहम वृत्ति से एक बिंदु पर आकर के हट भी जाता है। मक्खी उड़ जाती है, इसी को हम कहते हैं प्राणों का निकल जाना। इसको हम कहते हैं कि आदमी अब मुर्दा हो गया। वो कुछ नहीं हुआ है। मक्खी जो गुड़ पर बैठी थी उड़ गई, वो इतना नहीं हुआ है। पदार्थ उस मूल प्राणवृत्ति से अलग हो गया। पदार्थ का अब प्राण से संपर्क नहीं रहा। मक्खी उड़ गई। मक्खी उड़ गई, उड़ गई। पदार्थ है, उड़ गया। अपने लिए कहीं नहीं गई। कोई और देख रहा हो तो उसे दिख जाएगी। दूसरी मक्खी के लिए है, घूम रही है। मुर्दा गिर के कहाँ जाता है? अपने लिए कहीं नहीं जाता। देखने वालों के लिए वहीं पड़ा हुआ है मुर्दा। मुर्दा गिर के कहाँ जाता है? अपने लिए तो कहीं नहीं जाता। जो देख रहे हो कहेंगे ये मुर्दा पड़ा है। मुर्दा क्या है? पदार्थ है। मक्खी जो गुड़ से हट गई, कुछ देर के लिए बैठी थी, फिर उड़ गई। प्राण तो पदार्थ में से निकल गया, लेकिन प्राण तो शेष था, जो पिंड है अहम का। हाँ, वो शेष है। और वो खुद में पदार्थ नहीं है। नहीं, वो पदार्थ नहीं। तो क्या करना है उसका? काफी उत्सुक लग रहे हो कि प्राण तो शेष है, क्या करोगे? दूसरी मक्खी कुछ कहेगी, वो फिर जाएगी, फिर उससे चिपक जाएगी। फिर कहोगे कि पदार्थ में प्राण आ गए, गर्भ में बच्चा आ गया। तभी तो लोग बोलते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में चली जाती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा रही है। मिथिकल स्टेटमेंट। हाँ, मक्खी जा रही है। मक्खी, आत्मा को कहीं आना जाना नहीं है। आत्मा स्थिर है। आत्मा की कोई गति नहीं होती। उसे गति करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आकाश क्या गति करेगा? आकाश में पदार्थ गति करता रहता है। शेष बोलने से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ यूज हो गया, कुछ खत्म हो गया और कुछ छूट गया?
कि प्राण शेष रह जाता है। हाँ नहीं, वो तो शेष रह ही जाता है, पर वो तुम्हारा प्राण थोड़ा ही है जो शेष रह जाता है। अच्छा, इसलिए तुम खुश हो रहे थे कि मेरे प्राण शेष रह जाएंगे। प्राण प्राण है, वो तुम्हारे प्राण नहीं है जो शेष रह जाएंगे। वो जो मूल जीवन वृत्ति है वो शेष रह जाती है। वो जो मूल जीवन वृत्ति है वो शेष रह जाती है, और वो पदार्थ की तलाश में रहती है और पदार्थ उसकी तलाश में रहता है। दोनों एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। सर वो फ्री होती है दोनों वृत्तियों से, दोनों कंडीशनिंग से फ्री होती है, बॉडी वाली से भी और नहीं, वो फ्री नहीं होती है, वो तो जुड़ना चाहती है। अहम वृत्ति लगातार अधूरेपन में जीती है, उसको कोई चाहिए जिससे वो जुड़ सके। वो खुद पदार्थ की तलाश में है, इसीलिए वो पदार्थ को नए नए तरीके के रूप देती है। कभी घास बना देती है, कभी तितली बना देती है, कभी कुछ कभी कुछ। पदार्थ भी उत्सुक है उससे जुड़ने के लिए और वो भी उत्सुक है पदार्थ से जुड़ने के लिए। सर अभी मेरे लिए बात यहाँ पे अटक रही है कि जैसे वो मक्खी उड़ गई तो उसकी जो भूख है गुड़ के लिए वो अभी पूरी तरह निवृत्त नहीं हुई है, अभी उसको और चाहिए, है ना। तो और जैसे हम दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि ओनली लाइक जो अतृप्त वासनाएं होती हैं वो ही जन्म लेती हैं। तो मेरा फंडा ये है, और ये मैं मान ही रहा हूँ, मुझे क्योंकि ये क्लासिक ऐसे ही बोलते हैं सब, तो कि वो मक्खी जो थी अभी उसको पूरा नहीं हुआ, अभी उसको और चाहिए। तो वो मक्खी की कोई चेतना नहीं है, मक्खी पदार्थ है। तुम मक्खी को जीव मान रहे हो, उड़ी हुई मक्खी जीव नहीं है। उड़ी हुई मक्खी मात्र पदार्थ है, उसके पास कोई चेतना नहीं है। हाँ, पदार्थ भी पदार्थ को खींचता है, पर वो पूरी तरीके से एक मृत बात है। उसमें तुम चाहना शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हो। पदार्थ पदार्थ की ओर आकर्षित हो, इसमें चाहना शब्द का उपयोग उचित नहीं है। तो उड़ी हुई मक्खी की कोई वासना अब शेष नहीं है, उसके पास गुण हैं, इच्छाएं नहीं हैं। चुंबक के पास ये गुण है कि वो लोहे को खींचती है, पर उसे लोहे को खींचने की कोई इच्छा नहीं है। इन दोनों में अंतर समझो। ये चुंबक की प्रॉपर्टी है, चुंबक की इच्छा नहीं है कि लोहे को खींचे। पदार्थ की कोई इच्छा नहीं होती, मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती। मुर्दा जब संयुक्त होता है जीवन वृत्ति से, तब इच्छाएं उठती हैं उसमें। हाँ, मुर्दे की प्रॉपर्टीज होती हैं, वजन होता है, इच्छा नहीं होती। सर फिर इच्छाओं का क्या रोल होता है? जैसे अहम वृत्ति ने मक्खी से चिपक गया, उसके बाद तो इसमें इच्छा का क्या रोल है? यही चिपकाती है। तो वो तो बिना इच्छा के भी चिपक रहे थे। नहीं, चुम्बक से बिना इच्छा के चिपक रही थी। इसकी ओर से कुछ नहीं है। इसको भी जो चुंबक बनाने का पूरा आयोजन है वो अहम वृत्ति के आने के साथ ही हुआ है। शून्य से ये दोनों एक साथ उपजते हैं। अहम वृत्ति और तमाम तरीके के विषय जो उस वृत्ति को पूर्णता का वादा देते हैं। समझ रहे हो बात को? अहम वृत्ति का मतलब एक अधूरापन, और ये अधूरापन अपने साथ ऐसे विषयों का पूरा एक संसार लेके आता है जो इसे पूर्णता का वादा करते हैं। झूठा वादा है पर करते हैं। शून्य से जब ये जीवन वृत्ति उपजती है तो वो एक विभाजन के तौर पे होता है।
जैसे शून्य ने अपने आप को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया हो, पुरुष और प्रकृति, जीवन वृत्ति और पदार्थ, एक ही बात है ये सब। जो कुछ नहीं था वो 2 बन के सामने आया, जो कुछ नहीं था वो एक साथ 2 बन के सामने आया। एक हिस्सा जो चैतन्य है, दूसरा हिस्सा जो अचेतन है। एक जो पदार्थ वाला हिस्सा है और दूसरा जो जगा हुआ हिस्सा है। और दोनों के गुण यही हैं कि उनमें आपसी खिंचाव रहता है, खिंचाव दोहराव सब रहता है, मतलब उनका आपसी कार्यक्रम चलता रहता है, आपसी खेल चलता रहता है। कभी मिलते हैं, कभी उड़ जाते हैं। यही लीला है। जैसे अब ये समझ में आ रहा है कि जो पूरा गेम है वो मक्खियों के लिए तो नहीं है। मक्खियाँ लाइक जस्ट इंसिडेंटली, तो वो जो गुड़ का ढेला है उसको बेसिकली घुल जाना है। तो जब कोई एक बुद्ध या कोई कबीर रियलाइज होता है तो उस गुड़ के ढेले का एक हिस्सा निकल के घुल जाता है और ये पूरा गेम नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध कबीर कोई हिस्से विस्से नहीं है। बुद्ध कबीर सीधे सीधे वृत्ति के पीछे चले गए हैं। उनको तुम शरीर रूप में देख रहे हो, इसीलिए हिस्से वगैरह की बात कर रहे हो। क्योंकि तुम पदार्थ हो और पदार्थ पदार्थ को ही देख सकता है, तो इसीलिए वो पदार्थ जैसे दिखाई देते हैं तुमको। नहीं तो तुम कहोगे कैसे कि बुद्ध हैं? फिर तो बुद्ध हवा है, आसमान है, सन्नाटा है। तुम कहोगे कैसे कि बुद्ध हैं? तुम्हें बुद्ध प्रतीत हो सके इसीलिए एक शरीर जैसे दिखाई देते हैं, तुमसे बात कर सकें इसीलिए कोई रूप उनका दिखाई देता है। नहीं तो बुद्ध कोई रूप थोड़े ही है। तो जो बेसिकली जो इच्छा है वो अहम वृत्ति की होती है, जिसको सारी मक्खियाँ अपने अपने अनुसार रूप देती रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ही मूल इच्छा होती है कि पूर्ण हो जाऊं, पर मक्खियों की अवस्था के अनुसार, मक्खियों के चित्त के अनुसार, मक्खियों के गुण के अनुसार वो इच्छा अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है। मूल इच्छा एक ही है, योग की, समर्पण की। इसलिए तुम कहते हो कि अनंत इच्छाएं। वो अनंत इच्छाएं नहीं हैं, वो अनंत मक्खियां हैं। आपने बोला था अहम वृत्ति के पाए जाना, मतलब जो वो, पर ऐसे पूरा इमेज बन रहा है, उसमें पाए जाता क्या है? मतलब कुछ नहीं। जो इस पार था वो इस पार होने की इच्छा छोड़ देता है, उस पार कुछ बचता नहीं है जाने के लिए। इस पर अहम वृत्ति है, इस पार अहम वृत्ति है, इस पार मक्खियां हैं। जो इस पार का पूरा खेल है उससे जुड़ाओ, उसको असली मानना। ये छूटा तो फिर उस पार। भाई उस पार और इस पार के बीच में कोई सीमा रेखा थोड़ी ही है। उसी पार ने तो इस पार को फैला रखा है ना। शून्य ने ही तो 2 पैदा कर रखे हैं ना। शून्य ने ही तो 2 पैदा कर रखे हैं। 2 में जब तक द्वि की भावना है तो तब तक वो 2 रहेंगे। और जैसे ही ये जो 2 हैं इनमें द्वैत की भावना गई, वो फिर वही हो जाएंगे, शून्य। बीच में कोई अड़चन थोड़ी लगी हुई है। तुम्हें सीमा पार करने के लिए कोई और छलांग थोड़ी ही मारनी है। मैं तुम की भावना
मैं और संसार की भावना ये गई नहीं कि तुम उधर पहुंच गए। देखो ना, तुम लोग क्या समझते हो? तुम कहते हो इच्छाएं हैं और शरीर है जो उन इच्छाओं को पूरा करने का उपकरण है। ये दो की भावना हो गई ना। इच्छा क्या है? अहम वृत्ति, वही तड़पती रहती है। और शरीर क्या है? पदार्थ। तो तुमने दो बना दिए ना। तुम्हारी कोई भी अशरीरी इच्छा है? देखो कि कैसे इच्छा हमेशा पदार्थ की मांग करती है और पदार्थ के बूते ही खड़ी रहती है। तुम्हारी कोई भी ऐसी इच्छा है क्या जिसमें पदार्थ सम्मिलित ना हो? है कोई इच्छा? नहीं है ना। तो इच्छा का पूरा खेल ही यही है। मूल रूप से इच्छा है अहम वृत्ति की, जो संतुष्टि पाना चाहती है, पर वो खड़ी मक्खियों के बूते है, क्योंकि पदार्थ ना हो तो इच्छा खड़ी कैसे होगी? तो इसीलिए जो मक्खी कॉन्फ़िगरेशन है ये गुड़ को भी भूलने के लिए मतलब मजबूर कर देती है, क्योंकि डिज़ायर तो हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भूलती ही नहीं वो। उसका सारा खेल ही यही है, भनभनाना, पास जाना। हाँ, अलग अलग तरीके से, कोई सीधे जाए, कोई टेढ़े जाए, कोई उछल उछल के जाए, कोई गिर गिर के जाए, कोई जाए तो युगों तक बैठी रहे, कोई जाए तो 2 ही पल में उड़ जाए। वो सब जितने भी तरह के अंतर हो सकते हैं वो सारे अंतर हैं, पर जाती जरूर है। हाँ, पर खेल मूल रूप से एक ही है। कोई तामसिक मक्खी है तो गई है तो सो पड़ी है, अब वो 10,000 साल से सो रही है गुड़ के ऊपर। कोई राजसिक मक्खी है, कोई सात्विक मक्खी है। तो ये सब गुणों का खेल चल रहा है प्रकृति के, पर मूल खेल एक ही है। हम अधूरे हैं और पदार्थ हमें पूरा करेगा, वादा करेगा। सर, एक जो नारद भक्ति सूत्र में हमने किया था कि सत्य के अनादर का फल इच्छा है, तो अहम वृत्ति मूलतः इच्छा अहम वृत्ति की ही होती है। ये बात जीव के लिए कही जा रही है कि तुम इच्छाओं के खेल में इसलिए हो क्योंकि 2 का आदर कर रहे हो और जो एक है उसका अनादर कर रहे हो। सत्य के अनादर का अर्थ इतना ही है कि ये जो अपने आसपास देखते हो इसको बहुत आदर देते हो। कोई सत्य का अनादर क्या करेगा? सत्य कोई सामने आता है तुम्हारे कि तुम उसको जूता फेंक के मारोगे? भूलने का होता है। हाँ, सत्य के अनादर का मतलब होता है अंड-बंड चीज़ों का आदर करना। फालतू बातों का आदर ही सत्य का अनादर है। सत्य तुम्हें कहाँ मिलेगा अनादर करने के लिए? तुम कहाँ पाओगे सत्य को कि अनादर करो? है ना। इसको महत्व दे दिया, उसको गंभीरता से ले लिया, इसमें उलझे हुए हैं, यही सब सत्य का अनादर है। तो ये जो भी आपने भी बताया है, वो जो कन्वेंशनल जो बताते हैं कि शरीर है, फिर जो आपने नया शरीर है, उससे एकदम हटके है। वहाँ पे पता लगता है कि सेंट्रल जो जर्नी है उसमें मैं हूँ। यहाँ पे पता लग रहा है कि मैं तो बस एक मक्खी हूँ। तो जो आपने बताया, क्या वो बात मतलब
बुद्धि के मतलब इंटेलेक्चुअली नहीं समझा जा सकता। इंटेलेक्ट कभी कुछ समझती नहीं है, वो सिर्फ अपने फूलने को सामग्री चाहती है। समझना बुद्धि का लक्षण ही नहीं है, समझना बुद्धि का काम ही नहीं है। बुद्धि का काम है संसार में जो स्थूल व्यवस्था चल रही है उसको कायम रखना, ये बुद्धि का काम है। अब वो व्यवस्था भ्रम है। भ्रम को तोड़ने वाली कोई भी चीज़ बुद्धि मार्ग से प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, बुद्धि अगर सद्बुद्धि है तो इतना कर सकती है कि जब तुम सत्य में प्रवेश कर रहे हो तो वो विनम्रता से हट जाए। सद्बुद्धि का अर्थ यही होता है। सद्बुद्धि का अर्थ ऐसी बुद्धि जो ये समझ जाए कि उसकी सीमा क्या है और उसमें इतनी विनम्रता हो कि वो झुक करके हट जाया करे। बाकी जो बात अभी हुई है वो कोई नई बात नहीं है। तुम अगर बहुत ध्यान से ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ोगे तो सब यही कहते हैं। शब्दों का अंतर हो सकता है पर ध्यान दोगे तो दिखाई देगा कि सब यही कह रहे हैं। ये कोई ऐसी अनूठी बात नहीं बोली है। जो रही बात उस कन्वेंशनल विजडम की जो आमतौर पे सुनते आए हो, तो वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, कहानियाँ। अपने आप को मैं कहने की जगह दिस बॉडी बोलो, ये शरीर बोलो। देखो उसमें हल्कापन अनुभव होता है कि नहीं। सर ये मन को मेरा मन कहने की जगह दिस माइंड, इट्स थॉट्स बोलो। फिर देखो कैसी मुक्ति खुलती है। अपने आप को इस जीव रूप में परिभाषित करना हो तो बस ऐसे ही कर लेना कि पदार्थ का ढेला, पदार्थ का पिंड जो फिलहाल जीवन वृत्ति के संपर्क में है, और वो संपर्क कभी भी टूट सकता है। संयोग पे निर्भर करता है, पिंड के गुणों, लक्षणों, चरित्र पे निर्भर करता है, वो कभी भी टूट सकता है। एक मक्खी बैठी हुई है, दूसरी आगे पीछे से उसको एक लगाती है जोर का, पहली मक्खी उड़ गई, प्राण गए। संयोग की बात है, करोड़ों अरबों मक्खियां भिनभिना रही हैं, कौन बैठी कौन उड़ गया क्या पता चलता है। ये लगातार संयोग है जो आ जा रहा है। सड़क पर चल रहे हो, एक मक्खी ट्रक चला रही है,
तुम्हारी मक्खी उड़ गई। तो अपने आप को इसी रूप में देखना, मिट्टी जो प्राण पूरित है। क्या है हम? मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो अभी जीवन वृत्ति के संपर्क में है। वो संपर्क संयोग की घटना है, कभी है कभी नहीं है। मिट्टी, चलती फिरती मिट्टी, बस चलती फिरती मिट्टी, चलता फिरता पदार्थ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मिट्टी गिर जाएगी। मिट्टी का गिरना तुम्हारी मौत नहीं है, इस बात को भी बिल्कुल ध्यान से समझना। इस मिट्टी का गिरना तुम्हारी मौत नहीं है। तुम्हारी मौत नहीं है सत्य की दृष्टि से, लेकिन ये वक्तव्य तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये तुम्हारे काम तभी आएगा, तुम जीव हो, जब जीव के जीवन काल में ही तुम मन को ऐसा कर लो कि वो मिट्टी और प्राण इनसे हट जाए। भाई सच्चाई होगी सच्चाई, पर तुम्हारे काम तो नहीं आई। तुम तो उलझे उलझे ही जिए और कष्ट में ही मर गए ना। भले ही सत्य ये है कि मौत कुछ होती नहीं, पर तुम्हें तो यही लगा ना कि मर भी गए और बड़ी गंदी मौत मरे। तुम्हें तो यही लगा, भले ही मौत होती नहीं। तुम्हारे काम तो बात तभी आई जब जिसे तुम अपना जीवन काल कहते हो, उस जीवन काल में ही तुम्हारा मन ऐसा हो गया कि उसमें जीने मरने की भावना खत्म हुई, उसमें मौत का खौफ खत्म हुआ, उसमें द्वैत का विश्वास खत्म हुआ। तब जीवन सार्थक है। उसी को फिर जीवन मुक्ति कहते हैं, उसी को सदेह मुक्ति भी कहते हैं कि जीते जी बात पकड़ ली। बात पैदा नहीं कर ली, बात तो है, पकड़ ली। जीते जी बात पकड़ ली। किसने पकड़ ली? किसने पकड़ ली? ना पकड़ने वाला कोई था, पकड़ने वाला कोई नहीं होता। जिसे समझ में नहीं आ रही थी वो कोई था, वो कोई था, इसलिए को समझ में नहीं आ रहा था उसे। जिसे समझ में आई वो कोई नहीं होता, क्योंकि समझना कुछ होता ही नहीं है। समझना क्या है? सफाई, खालीपन, शून्यता। तो किसे समझ में नहीं आ रहा था? मक्खी को, वृत्ति को, दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ में किसे आ गया? किसे समझ में आ गया? किसी को भी नहीं। किसको समझ में आया? समझ में किसे नहीं आया? मुझे।
जब भी समझ में नहीं आया तो किसे नहीं समझ में आया, और जब भी समझ में आया तो किसे समझ में आया, किसी को भी नहीं। ना समझने वाले बहुत होते हैं, समझने वाला कोई नहीं होता। सर ये चीज़ जो है, जो आपने अभी पूरी बात करी, ये बहुत ज़्यादा एविडेंट भी नहीं लगती। मतलब जैसे अभी ये जो मिट्टी है, ये इस पेड़ में जाएगी, इस पेड़ से कोई फल बनेगा, वो मैं खा लूँगा तो फिर वो मैं बन जाऊँगा। तो एक तरह से तेरा मिट्टी वही जीवन वृत्ति के संपर्क में आ रही है। बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल वही चल रहा है। फिर मुक्ति तो सिर्फ सदैव ही है। बंधन सदेह है, बंधन सदेह है। बंधन का जब अभाव होता है तो उसमें देह का कोई महत्व नहीं रहता। तो ये टर्म्स क्यों हैं अलग अलग? ताकि जो देह में है और बंधन में है वो ये समझ सके कि बंधन के पार भी कुछ है। ये सारी बातें जिससे की जा रही हैं वो सदेही है ना, जिससे सारी बातें की जा रही हैं वो देह में है ना, तो उससे क्या कहना पड़ेगा? सदैव मुक्ति। पर जब मुक्त होगा तो पाएगा कि देह जैसा कुछ है ही नहीं। तुम को ट्यूमर है, ट्यूमर तुम्हारी बीमारी है, और उसी से तुमने अपनी पहचान बिछा ली है। तुम कहते हो मैं कौन हूँ, वो जैसे ट्यूमर है। तुम्हारे ट्यूमर का इलाज कर दिया, काट दिया, हटा दिया, और तुम ट्यूमर ही थे तो तुम भी नहीं बचे। अब तुम क्या बोलोगे? सर ट्यूमर मुक्ति। ट्यूमर है कहाँ? वही तो तुम थे, वही हट गया। नहीं समझे? सदेह मुक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदेह बंधन होते हैं, उन बंधनों से हटकर कुछ है, इसलिए शब्दों में ये कहना पड़ता है सदेह मुक्ति। सदेह बंधन है ना, बंधन से हट के कुछ है, इसलिए कहना पड़ता है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि जो मुक्त है वो भी देह भाव में जी रहा है और कहे कि मैं सदेह मुक्त हूँ। देह भाव तो है, देह है, पर मैं मुक्त हूँ। जो बंधन में है वो तो ये कहेगा मैं देह हूँ और मैं बंधन में हूँ, पर जो मुक्त है वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं देह हूँ और मैं मुक्त हूँ। जो बंधन में है वो कहेगा मैं देह हूँ और मैं बंधन में हूँ, पर जो मुक्त है वो थोड़ी कहेगा कि मैं देह हूँ और मैं मुक्त हूँ। उसका तो इतना ही कहना काफ़ी है कि मुक्त हूँ, और अगर अभी कह ही रहा है कि मैं देह हूँ तो मुक्त कहाँ हुआ? इसलिए रमन्ना कहते हैं बार बार कि मुक्त तो हमेशा से ही है, तुम लोग में बंधन डाल रखे हैं। समथिंग की खोज बंधन, समथिंग की खोज बंधन। अब ये धुआं है, थोड़ी देर में बिल्ली बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर पत्ती बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यही चक्र है। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन प्राणों से अलग है तो धुआं कह देते हो, प्राणों के संपर्क में है तो जीव कह देते हो।
प्राण मैं किसको कह रहा हूँ? उपनिषद जिसे प्राण कहते हैं उसको नहीं कह रहा, वो तो सांस में। प्राण से आशय है चेतना, डिवाइडेड कॉन्शियसनेस, जो द्वैत की भाषा करती है, जो कहती है मैं और संसार। चेतना यही कहती है ना, मैं और संसार। यही अस्तित्व है, पदार्थ और चेतना, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति पुरुष। तुम अपने आप को आईने में देखते हो, तुम्हें चेहरा दिखाई देता है, तुम्हारा चेहरा नहीं है, वो पदार्थ का चेहरा है। वो पदार्थ का चेहरा है। तो लेकिन जिसको दिखता है वो भी वही है। इसको दिख रहा है वो चेतना नहीं होगी। द साइड बिहाइंड द साइड। उसका आशय ये था कि जिसको दिख रहा है वो सत्य है, जिसको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जिसको दिख रहा है वो भी उसी खेल का हिस्सा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली चीज़। हाँ, चेतना तो सत्य नहीं है, नहीं है, तो जिसको दिख रहा है वो तो चेतना है। वो चेतना है। चेतना सत्य नहीं है। तो जैसे अभी जो बात कर रहे थे कि शीशे में जिसका चेहरा दिखता है, वो जिसको दिखता है वो कॉन्शियसनेस है, वो सत्य नहीं है। जब जो अवेयरनेस है, मतलब जो डिपेंड नहीं करे सब्जेक्ट पे, वो सत्य है। जो भी कुछ सत्य है वो तुम्हारे देखने, तुम्हारे विचार, इन सब से खाली होगा। कुछ नहीं से दो होते प्रतीत होते हैं। अब कोई तो ताकत है ना जो दो को दो रखती है, शून्य होकर विगलित नहीं होने देती। कोई तो ताकत है ना जो इसी कोशिश में रहती है कि दूरी बनी रहे, द्वैत बना रहे। वो ताकत नहीं होगी तो ये सब जिसको तुम होना कहते हो, अस्तित्व कहते हो, ब्रह्मांड कहते हो, इसका लोप हो जाएगा। ऐसा नहीं कुछ बहुत बुरी बात हो जाएगी, पर लोप हो जाएगा। तो एक ताकत है जो इस सब को इसी रूप में कायम रखना चाहती है। तुम्हारे भीतर जीव भावना को कायम रखना चाहती है, तुम्हारे भीतर तमाम भेदों को कायम रखना चाहती है।